जी, आपका सबका स्वागत है इस वीडियो में। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, आज हम लोग क्लास 10th का जो है ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है वह 30 से ज़्यादा ही होगा। सो हम लोग जो है आज क्लास 10th का करने वाले हैं, और ये खास करके बायोलॉजी का है ना। बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट जो है उसकी फर्स्ट इकाई का, ठीक है। चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। पहला जो प्रश्न है आपका, वो बोल रहा है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस जो है आपका यकृत से शुरू होता है, स्रावित होता है, यानी कि यह यकृत का पार्ट है, ठीक है। और यकृत से स्रावित होगा, ठीक है। यकृत से स्रावित होता है, यानी कि जो ये जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न जो है बोल रहा है इसमें कि दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है देखते हैं। आपको पता है कि स्वपोषी जो होती है, अगर उसकी बात करें हम, तो स्वपोषी के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। आपको पता है कि स्वपोषी जो होती है वह प्रकाश संश्लेषण में होगा, है कि नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित यानी क्लोरोफिल आवश्यक है ही, सूर्य का प्रकाश चाहिए ही, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही, इसके अलावा और क्या चाहिए, और चाहिए जल चाहिए, है ना, खनिज लवण चाहिए, ठीक है। तो यानी कि तीनों क्या होगा, सही हो जाएगा, यानी इनमें सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पूरा, है ना। इनमें सभी यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न हम लोग के पास, भोज पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधों के अंदर जो भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होगा, तो स्टार्च के रूप में, ठीक है। तो पौधों में जो भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में जमा होता है, यानी कि स्टार्च, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी राइट आंसर है आपका। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, यानी ट्रिप्सिन का कार्य है, इनमें से कौन सा कार्य ट्रिप्सिन का है बाबू, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ इसमें। ट्रिप्सिन का जो कार्य है प्रोटीन का पाचन है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन मतलब कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है छोटे छोटे खंडों में, ठीक है। तो जैसे कि यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो सी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज और बताना इसमें कि ट्रिप्सिन तो ये हो गया, और ट्रिप्सिन कहाँ रहता है, ये रहता है सक्कस एंटेरिकस में। अब ये सक्कस एंटेरिकस है कहाँ, सक्कस एंटेरिकस होता है किसको बोलते हैं, तो देखिए अग्नाशय के रस, आंत का रस, और यकृत से जो निकलता है पीत, ये तीनों को मिलाकर के बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। और वहाँ पे भोजन के जो औषधि होते हैं ना, उसमें उसमें पचाने, उसके अंदर जो ट्रिप्सिन होता है उसको पचाने का काम, यानी ट्रिप्सिन उसके अंदर प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है। सी राइट आंसर है। चलिए साथ में अगर आपको जो है वीडियो पसंद आता रहे तो लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पांचवा में आते हैं। वो कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है, ठीक है। तो वसा पर कार्य कौन करता है समझिएगा। तो वसा पर, है ना, वसा के अंदर काम करने की अगर बात करें तो लाइपेज ये हो जाएगा आपका, ठीक है। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा पर काम करता है। और आपको पता होगा कि वसा की बात करें तो वसा पर कार्य करता है जब लाइपेज, तो इस वसा को जो है कितने रूप में तोड़ेगा, तो दो भाग में तोड़ेगा। एक हो गया वसीय अम्ल, और दूसरा हो गया ग्लिसरॉल, ठीक है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दो भाग में तोड़ने का काम करेगा कौन, तो वह करेगा कौन, तो लाइपेज, ठीक है। यानी कि आपका सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 में, हो रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, घेघा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से आपका होता है घेघा रोग। अगर हम बात करें तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे गर्दन के पास, गले के पास होता है थॉयराइड ग्रंथि, और थॉयराइड ग्रंथि जो हार्मोन निकलता है वो होता है थायरोक्सिन, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हमारे बॉडी में थायरोक्सिन यदि जो है
अगर जो है थायरोक्सिन की मात्रा अगर कम बने तो उससे घेघा रोग उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है कि गले की जो थायराइड ग्रंथि होती है उसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा घेघा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है हमारे पास कि मधुमेह रोग इसमें किसके कमी से होता है। ठीक है, मधुमेह रोग की अगर बात करें तो यह होता है आपका इसमें इंसुलिन की कमी से, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका राइट आंसर है, यानी कि इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का अगर स्राव की बात करें तो यह होता है अग्न्याशय से। अग्न्याशय के अंदर होता है लैंगरहैंस की दीपिका और यह होता है बीटा कोशिका में। ठीक है, यानी अग्न्याशय के अंदर बीटा कोशिका होता है, उसके अंदर होता है लैंगरहैंस की दीपिका है, उसके अंदर आपका इंसुलिन होता है। इंसुलिन के स्राव से क्या होता है, अगर इंसुलिन कम बनेगा बॉडी के अंदर तो इससे मधुमेह रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमेह है कि बेसिकली बेसिकली खून के अंदर शर्करा यानी कि चीनी की मात्रा को बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, ये आपका इंसुलिन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कवक के बारे में, जैसे कि मशरूम देखते होंगे आप लोग, है ना। मशरूम जो होती है वह है ना गोबर पे उगते हैं, है ना, छाते की तरह होते हैं। तो अगर हम बात करें कवक की तो आप लोग देखे होंगे कि यह सड़े गले चीजों को उगते हैं, सड़े गले और मरे मरे हुए चीजों पर। ठीक है ना, तो समभोजी तो होगा नहीं, मृतजीवी, है ना, मृतजीवी ही राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है सड़े गले पर होता है ये। ठीक है, तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये मृतजीवी। ठीक है, मृतजीवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर राइट आंसर है ना। आगे से पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 में, दांतों को साफ करने वाला मंजन प्रायः होते हैं। तो देखिए एक चीज बताते हैं आप लोग आपको कि जब हम लोग जो है क्या करते हैं देखिए जब भी हम लोग जो है दांत साफ नहीं करते हैं तो उस समय होता क्या है, उस समय आप जो होती है जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं, जिसके कारण होगा क्या कि बैक्टीरिया उस पर अटैक करेंगे और उसको तोड़ेगा अलग अलग भागों में। ठीक है, तो अलग अलग भागों में तोड़ने के बाद उसको बनाएगा अम्लीय पदार्थ। तो अम्लीय को दूर कौन करता है, क्षारीय, यानी कि दांत को साफ करने वाला जो मंजन होगा वह क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी कि बी आपका सॉरी ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, है ना। बोल रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है ना। आप सभी को मालूम होगा कि पौधे का जो हरा रंग होता है वह किसी कारण होगा, तो वह क्लोरोफिल के कारण होगा। ठीक है ना, यानी क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल का दूसरा नाम होता है पर्णहरित, जिसको हिंदी में बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं ना, प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 11 की तरफ। ठीक है, तो ये आपका 11 नंबर प्रश्न बोलता है, अमीबा अपना भोजन किससे ग्रहण करता है ना। स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कसाव द्वारा, उत्पाद द्वारा, है ना। इसका इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा क्या आपका, यानी कि उत्पाद द्वारा। ठीक है, उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं। आगे है हमारा यानी कि प्रश्न नंबर 12 में, प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वह बाहर निकलता है जल से, यानी कि ए आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए ये आपका राइट आंसर है 12 का। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। आगे का प्रश्न हमें बोलता है, क्या बोलते हैं 13 नंबर प्रश्न में, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है। ये बोल रहा है तो बड़ी आंत का, छोटी आंत का, अमाशय का, मुगुहा का, किसका। तो यह भाग है इस अमाशय जो है यह भाग है छोटी आंत का। ठीक है ना, यानी कि छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर बढ़ते हैं हम लोग 14 की ओर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है ना। प्रकृति के अंदर ऑक्सीजन का जो संतुलन होगा किससे बना रहेगा,
तो हम लोग देखते हैं, है ना, प्रकृति के अंदर ऑक्सीजन का जो संतुलन है वह बना रहता है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आपको पता ही है, श्वसन तो होगा नहीं। श्वसन में क्या होगा कि श्वसन से ऑक्सीजन लिया जाता है और CO2 छोड़ा जाता है। पाचन में क्या होता है, बड़े बड़े जो पदार्थ होते हैं कार्बनिक पदार्थ, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? तो क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो आपका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। आपको पता है क्लोरोफिल का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है क्या? मैग्नीशियम डाइहाइड्रोपोरफेरिन। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल है वह मैग्नीशियम का क्या है? एक यौगिक है ना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं बोलता है ये, यानी अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो भोजन का पाचन किस तरह की अभिक्रिया है देखते हैं हम लोग। अपचयन, उपचयन, संयोजन या विस्थापन। देखिए भोजन का जो पाचन हुआ वह एक वियोजन अभिक्रिया है। शायद इसमें से आपका कोई भी आंसर नहीं है। भोजन के पाचन में होता क्या है कि बड़े जो पदार्थ होते हैं वह टूट करके छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यह होता है आपका वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे। भोजन का पाचन एक है अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है ना, क्या लिख देंगे हम लोग? अपघटन अभिक्रिया, यानी कि अपघटन। ठीक है, ये भी ये जो है आपका अपघटन अभिक्रिया होगा। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 17 की तरफ। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? है ना, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होंगे? आपको पता है कि जो है दांत के दो सेट होते हैं। दांत दांत जो पूरे जीवन में दो सेट लगते हैं। एक दूध का दांत जो 5 से 6 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाते हैं, है ना? उसके बाद जो है, जो अगर बोलेगा कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो दूध के दांत होते हैं 20। ठीक है, लेकिन एक वयस्क बोल रहा है, इसके अंदर मनुष्य के अंदर जो दांत की संख्या होगी वह हो जाएगा आपका कितना? तो वह हो जाएगा आपका 32, है ना? 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 32 हो गया हमारा राइट आंसर, डी एन नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 18 की तरफ। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आंसर आपका क्या? केचुआ। क्योंकि केचुआ में नर और मादा का दोनों तरह की लिंग पाई जाती है। मेढक नहीं होगा आंसर। मछली, देखो मेढक के अंदर अलग अलग नर मेढक अलग, मादा मेढक अलग होते हैं। मछली भी नर मछली अलग, मादा मछली अलग। शेर में भी नर मछली और नर शेर और मादा शेर अलग होते हैं। लेकिन अगर आपकी बात करें केचुआ के अंदर, तो केचुआ के अंदर जो है नर और मादा दोनों एक ही में पाया जाता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर बढ़ेंगे हम लोग 19 की तरफ। ये बोल रहा है कि निम्न में कौन HCl से अमाशय की दीवार की रक्षा करता है? तो HCl से अमाशय की दीवार की जो रक्षा करेगा वह है म्यूकस। आपको पता होगा कि हमारे जो है अमाशय है उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर अमाशय के अंदर 3 चीज होती है। एक होता है जाइमोजिन कोशिका जो HCl का स्राव करती है। एक होती है आपका म्यूकस कोशिका जो म्यूकस देगा। और एक होगा आपका, एक नहीं शायद दो ही रहता है, दो ही रहता है। ठीक है, तो HCl की दीवार की रक्षा करने के लिए आपका रहता है म्यूकस, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हम लोग देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 20 में आते हैं। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में क्यों डुबाया जाता है? जैसे जो जानते होंगे इसको अच्छी तरह से उनको पता होगा कि मंड परीक्षण के लिए हम लोग जो है पहले हम लोग अल्कोहल में क्या करते हैं, पत्ता को डाल करके उबालते हैं, जिससे क्या हो कि जो क्लोरोफिल हो वह जो है घुल जाए। ठीक है ना, क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल को घोलने के लिए, जिससे क्लोरोफिल बार बार निकल जाए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए इसमें क्या डालते हैं हम लोग? अल्कोहल में डालकर उबालते हैं। यानी कि हम लोग कहेंगे सर कि हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, आपको अगर ये अच्छा लग रहा है ना, अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए कि आपको
कैसा लग रहा है इसमें, है ना। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से कमेंट करोगे उसके अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसके अनुसार ही अच्छा कंटेंट बनाएंगे कि आपको जो क्या चीज़ें पसंद आ रही है, क्या चीज़ें नहीं पसंद आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 21 की तरफ। दांत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? देखिए, दांत की अगर बात करें तो सबसे ऊपरी जो भाग होता है वो होता है इनामेल। उसके नीचे का जो हार्ड बॉडी होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। फिर उसके नीचे होता है पल्प कोशिकाएं, है ना। तो सबसे ऊपर बोल रहा है ये हो जाएगा इनामेल, और यह हमारे बॉडी का भी सबसे हार्डेस्ट क्या है, पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि प्रश्न इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन एवं अवशोषण होता है? ये अगर बात करें हम तो आहार नाल का कौन सा भाग हो जाएगा, आहार नाल का हो जाएगा कौन सा भाग, तो हो जाएगा आपका ये छोटी आंत। आपको पता होगा कि छोटी आंत के अंदर 3 भाग होते हैं, एक होता है ग्रहणी, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। तो अगर हम ग्रहणी जो होता है वह किससे प्राप्त होता है, अमाशय से। अमाशय के बाद भोजन आता है किसमें, ग्रहणी में, यानी ग्रहणी से लेकर के और इलियम तक का भाग होता है छोटी आंत का। ठीक है, तो पूर्ण रूप से पाचन की अगर बात करें ना तो वो होता है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत किस भाग में, तो इलियम भाग में। ठीक है, यानी कि हमारा सर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत, यानी कि बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है हमारा प्रश्न कौन सा, 23 नंबर हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, निम्न में कौन निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है? निष्क्रिय पेप्सिन को अगर सक्रिय पेप्सिन में बदलना है तो उसके लिए हमें रहता है, कौन काम करता है, तो वो होता है HCl। आपको पता होगा कि HCl, आपका सबका स्वागत है इस वीडियो में। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, आज हम लोग क्लास 10th का जो है ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है वह 30 से ज़्यादा ही होगा। तो हम लोग जो है आज क्लास 10th का करने वाले हैं, और ये खास करके बायोलॉजी का है ना। बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट जो है उसकी फर्स्ट इकाई है। ठीक है, चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। पहला जो प्रश्न है आपका वो बोल रहा है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस जो है आपका यकृत से शुरू होता है, स्रावित होता है, यानी कि यह यकृत का पार्ट है। ठीक है, और यकृत से स्रावित होगा। ठीक है, यकृत से स्रावित होता है, यानी कि जो ये जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है बोल रहा है इसमें कि दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है देखते हैं। आपको पता है कि स्वपोषी जो होती है अगर उसकी बात करें हम, तो स्वपोषी के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। आपको पता है कि स्वपोषी जो होती है वह प्रकाश संश्लेषण में होगा, है कि नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित यानी क्लोरोफिल आवश्यक है ही, सूर्य का प्रकाश चाहिए ही, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही, इसके अलावा क्या और क्या चाहिए, और चाहिए जल चाहिए, है ना, खनिज लवण चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों क्या होगा, सही हो जाएगा, यानी इनमें सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पूरा, यानी इनमें सभी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न हम लोग के पास, भोज पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों के अंदर जो भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होगा, तो स्टार्च के रूप में। ठीक है, तो पौधों में जो भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में जमा होता है, यानी कि स्टार्च, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी राइट आंसर है आपका। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, यानी ट्रिप्सिन का कार्य है, इनमें से कौन सा कार्य ट्रिप्सिन का है बाबू। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ इसमें। ट्रिप्सिन का जो कार्य है प्रोटीन का पाचन है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन मतलब कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं छोटे छोटे खंडों में। ठीक है, तो जैसे कि यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो सी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा,
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और बताना इसमें कि ट्रिप्सिन तो ये हो गया, और ट्रिप्सिन कहाँ रहता है? ये रहता है सक्कस एंटेरिकस में। अब ये सक्कस एंटेरिकस है कहाँ? सक्कस एंटेरिकस होता है, किसको बोलते हैं? तो देखिए, अग्नाशय के रस, आंत का रस और यकृत से जो निकलता है पीत, ये तीनों को मिलाकर के बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, और वहाँ पे भोजन के जो औषधि होते हैं ना, उसमें उसमें पचाने, उसके अंदर जो ट्रिप्सिन होता है उसको पचाने का काम, यानी ट्रिप्सिन उसके अंदर प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, सी राइट आंसर है। चलिए, साथ में अगर आपको जो है वीडियो पसंद आता रहे तो लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पांचवा में आते हैं, वो कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? ठीक है, तो वसा पर कार्य कौन करता है समझिएगा। तो वसा पर, है ना, वसा के अंदर काम करने की अगर बात करें तो लाइपेज ये हो जाएगा आपका। ठीक है, लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा पर काम करता है। और आपको पता होगा कि वसा की बात करें तो वसा पर कार्य करता है जब लाइपेज, तो इस वसा को जो है कितने रूप में तोड़ेगा? तो दो भाग में तोड़ेगा। एक हो गया वसीय अम्ल और दूसरा हो गया गिल्सरॉल। ठीक है, वसीय अम्ल और गिल्सरॉल दो भाग में तोड़ने का काम करेगा कौन? तो वह करेगा कौन? तो लाइपेज। ठीक है, यानी कि आपका सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 में हो रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो इसमें क्या है, घेघा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से आपका होता है घेघा रोग। अगर हम बात करें तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे गर्दन के पास, गले के पास होता है थॉइरॉइड ग्रंथि, और थॉइरॉइड ग्रंथि जो हार्मोन निकालता है वो होता है थायरोक्सिन। ठीक है, और आपको पता है कि अगर हमारे बॉडी में थायरोक्सिन, यदि जो है, अगर जो है थायरोक्सिन की मात्रा अगर कम बने तो उससे घेघा रोग उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है कि गले की जो थॉइरॉइड ग्रंथि होती है उसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा घेघा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है हमारे पास कि मधुमेह रोग इसमें किसके कमी से होता है? ठीक है, मधुमेह रोग की अगर बात करें तो यह होता है आपका इसमें इंसुलिन की कमी से, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका राइट आंसर है, यानी कि इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का अगर स्राव की बात करें तो यह होता है अग्न्याशय से। अग्न्याशय के अंदर होता है लैंगरहैंस की दीपिका, और यह होता है बीटा कोशिका में। ठीक है, यानी अग्न्याशय के अंदर बीटा कोशिका होता है, उसके अंदर होता है लैंगरहैंस की दीपिका है, उसके अंदर आपका इंसुलिन होता है। इंसुलिन के स्राव से क्या होता है, अगर इंसुलिन कम बनेगा बॉडी के अंदर तो इससे मधुमेह रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमेह है क्या? बेसिकली बेसिकली खून के अंदर शर्करा यानी कि चीनी की मात्रा को बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, ये आपका इंसुलिन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ठीक है, आप लोग जानते हैं कवक के बारे में, जैसे कि मशरूम देखते होंगे आप लोग, है ना, मशरूम जो होती है वह, है ना, गोबर पे उगते हैं, है ना, छाते की तरह होते हैं। तो अगर हम बात करें कवक की तो आप लोग देखे होंगे कि यह सड़े गले चीजों को उगते हैं, यानी सड़े गले और मरे मरे हुए चीजों पर। ठीक है ना, तो समभोजी तो होगा नहीं, मृतजीवी, है ना, मृतजीवी ही राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है सड़े गले पर होता है ये। ठीक है, तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये मृतजीवी। ठीक है, मृतजीवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर राइट आंसर है ना। आगे से पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 में, दांतों को साफ करने वाला मंजन प्रायः होते हैं। तो देखिए एक चीज बताते हैं आप लोग आपको कि जब हम लोग जो है क्या करते हैं, देखिए जब भी हम लोग जो है दांत साफ नहीं करते हैं तो उस समय होता क्या है, उस समय आप जो होती है जो जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं, जिसके कारण होगा क्या कि बैक्टीरिया उस पर अटैक करेंगे और उसको तोड़ेगा अलग अलग भागों में। ठीक है, अलग अलग भागों में तोड़ने के बाद उसको बनाएगा अम्लीय पदार्थ। तो अम्लीय को दूर कौन करता है? क्षारीय, यानी कि दांत को साफ करने वाला जो मंजन होगा वह
क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी कि बी आपका, सॉरी ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। है ना, बोल रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है ना। आप सभी को मालूम होगा कि पौधे का जो हरा रंग होता है वह किसी कारण होगा, तो वह क्लोरोफिल के कारण होगा। ठीक है ना, यानी क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल का दूसरा नाम होता है पर्णहरित, जिसको हिंदी में बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं ना, प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 11 की तरफ। ठीक है, तो ये आपका 11 नंबर प्रश्न बोलता है, अमीबा अपना भोजन किससे ग्रहण करता है ना। स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कसाव द्वारा, कुटपाद द्वारा। है ना, इसका इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा क्या आपका, यानी कि कुटपाद द्वारा। ठीक है, कुटपाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं। आगे है हमारा यानी कि प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वह बाहर निकलता है जल से, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए आपका राइट आंसर है 12 का। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। आगे का प्रश्न हमें बोलता है, क्या बोलते हैं 13 नंबर प्रश्न में, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है। ए बोल रहा है तो बड़ी आंत का, छोटी आंत का, अमाशय का, मृदुहा का, किसका। तो यह भाग है इस अमाशय जो है, यह भाग है छोटी आंत का। ठीक है ना, यानी कि छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर बढ़ते हैं हम लोग 14 की ओर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है ना। प्रकृति के अंदर ऑक्सीजन का जो संतुलन होगा किससे बना रहेगा, तो हम लोग देखते हैं, है ना। प्रकृति के अंदर ऑक्सीजन का जो संतुलन है वह बना रहता है किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आपको पता ही है, श्वसन तो होगा नहीं, श्वसन में क्या होगा कि श्वसन से ऑक्सीजन लिया जाता है और CO2 छोड़ा जाता है। पाचन में क्या होता है, बड़े बड़े जो पदार्थ होते हैं कार्बनिक पदार्थ, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, तो क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो आपका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। आपको पता है क्लोरोफिल का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है क्या, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोपोरफेरिन। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल है वह मैग्नीशियम का क्या है, एक यौगिक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं बोलता है ये, यानी अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो भोजन का पाचन किस तरह की अभिक्रिया है देखते हैं हम लोग। अपचयन, उपचयन, संयोजन या विस्थापन। देखिए भोजन का जो पाचन हुआ वह एक वियोजन अभिक्रिया है, शायद इसमें से आपका कोई भी आंसर नहीं है। भोजन के पाचन में होता क्या है कि बड़े जो पदार्थ होते हैं वह टूट करके छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यह होता है आपका वियोजन, यानी अपघटन अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे। भोजन का पाचन एक अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है ना, क्या लिख देंगे हम लोग, अपघटन अभिक्रिया, यानी कि अपघटन। ठीक है, ये भी ये जो है आपका अपघटन अभिक्रिया हुआ। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 17 की तरफ। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, है ना। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होंगे, आपको पता है कि जो है दांत के दो सेट होते हैं। दांत दांत जो पूरे जीवन में दो सेट लगते हैं। एक दूध का दांत जो 5 से 6 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाते हैं, है ना। उसके बाद जो है, जो अगर बोलेगा कि दूध के दांत कितने होते हैं तो दूध के दांत होते हैं 20। ठीक है, लेकिन एक वयस्क बोल रहा है, इसके अंदर मनुष्य के अंदर जो दांत की संख्या होगी वह हो जाएगा आपका कितना, तो वह हो जाएगा आपका 32, है ना। 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 32 हो गया हमारा राइट आंसर डी ए नंबर।
आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 18 की तरफ। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आंसर आपका क्या? केचुआ। क्योंकि केचुआ में नर और मादा का दोनों तरह की लिंग पाई जाती है। मेढक नहीं होगा आंसर। मछली, देखो मेढक के अंदर अलग अलग नर मेढक अलग, मादा मेढक अलग होते हैं। मछली भी नर मछली अलग, मादा मछली अलग। शेर में भी नर मछली और नर शेर और मादा शेर अलग होते हैं। लेकिन अगर आपकी बात करें केचुआ के अंदर, तो केचुआ के अंदर जो है नर और मादा दोनों एक ही में पाया जाता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर बढ़ेंगे हम लोग 19 की तरफ। यह बोल रहा है कि निम्न में कौन HCl से अमाशय की दीवार की रक्षा करता है? तो HCl से अमाशय की दीवार की जो रक्षा करेगा वह है म्यूकस। आपको पता होगा कि हमारे जो है अमाशय है उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर अमाशय के अंदर तीन चीज होती है। एक होता है जाइमोजिन कोशिका जो HCl का स्राव करती है। एक होती है आपका म्यूकस कोशिका जो म्यूकस देगा। और एक होगा आपका, एक नहीं शायद दो ही रहता है, दो ही रहता है। ठीक है, तो HCl की दीवार की रक्षा करने के लिए आपका रहता है म्यूकस, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हम लोग देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 20 में आते हैं। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में क्यों डुबाया जाता है? जैसे जो जानते होंगे इसको अच्छी तरह से उनको पता होगा कि मंड परीक्षण के लिए हम लोग जो है पहले हम लोग अल्कोहल में क्या करते हैं, पत्थर को डाल करके उबालते हैं, जिससे क्या हो कि जो क्लोरोफिल हो वह जो है घुल जाए। ठीक है ना, क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल को घोलने के लिए, जिससे क्लोरोफिल बाहर बाहर निकल जाए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए इसमें क्या डालते हैं हम लोग, अल्कोहल में डालकर उबालते हैं। यानी कि हम लोग कहेंगे सर कि हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, आपको अगर ये अच्छा लग रहा है ना, अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है इसमें, है ना। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से कमेंट करोगे उसके अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसके अनुसार ही अच्छा कंटेंट बनाएंगे कि आपको जो क्या चीज़ें पसंद आ रही है, क्या चीज़ें नहीं पसंद आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 21 की तरफ। दांत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? देखिए, दांत की अगर बात करें तो सबसे ऊपरी जो भाग होता है वो होता है इनामेल। उसके नीचे का जो हार्ड बॉडी होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। फिर उसके नीचे होता है पल्प कोशिकाएं, है ना। तो सबसे ऊपर बोल रहा है ये हो जाएगा इनामेल, और यह हमारे बॉडी का भी सबसे हार्डेस्ट क्या है, पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि प्रश्न इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन एवं अवशोषण होता है? ये अगर बात करें हम तो आहार नाल का कौन सा भाग हो जाएगा, आहार नाल का हो जाएगा कौन सा भाग, तो हो जाएगा आपका ये छोटी आंत। आपको पता होगा कि छोटी आंत के अंदर तीन भाग होते हैं, एक होता है ग्रहणी, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। तो अगर हम ग्रहणी जो होता है वह किससे प्राप्त होता है, अमाशय से। अमाशय के बाद भोजन आता है किसमें, ग्रहणी में, यानी ग्रहणी से लेकर के और इलियम तक का भाग होता है छोटी आंत का। ठीक है, तो पूर्ण रूप से पाचन की अगर बात करें ना तो वो होता है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत किस भाग में, तो इलियम भाग में। ठीक है, यानी कि हमारा सर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत, यानी कि बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है हमारा प्रश्न कौन सा, 23 नंबर हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, निम्न में कौन निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है? निष्क्रिय पेप्सिन को अगर सक्रिय पेप्सिन में बदलना है तो उसके लिए हमें रहता है, कौन काम करता है, तो वो होता है HCl। आपको पता होगा कि HCl का काम क्या है, HCl का दो तीन मेन काम है। पहला काम क्या है कि अगर भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आए तो उसको मारने का काम पहला करेगा। दूसरा कि जो क्षारीय पदार्थ है, भोजन जो क्षारीय भोजन है आता है उसको अम्लीय में परिवर्तित करेगा, अम्लीय मतलब करेगा। ठीक है, तीसरा चीज कि जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देगा। ठीक है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर 24 की तरफ। बोल रहा है कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत को जोड़ने का काम कौन करता है? छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का काम जो है
आपका करेगा कौन? तो इसके अंदर देखेंगे, जैसे देखो इसमें क्या होता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के स्थान पर एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सिक्कम। क्या बोलते हैं? सिक्कम। और उसी के जस्ट बगल में होता है अपेंडिक्स, जो कि क्या अवशोषी अंग है ना। ये बड़ी आंत का दूसरा नाम होता है कोलोन। ठीक है, मलाशय इसका लास्ट पार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी छोटी और बड़ी आंत को जोड़ने का काम कौन करेगा? सिक्कम करेगा। यानी कि अगर हम बात करें इसकी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन? ए नंबर। ठीक है, यानी कि सिक्कम। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का प्रश्न नेक्स्ट है कौन सा? यानी कि 25 नंबर। चलो देखो, बड़ी आंत का सबसे बड़ी भाग का नाम क्या है? चलिए बताते हैं। तो बड़ी आंत को बताए 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कोलोन, दूसरा होता है मलाशय और लास्ट में होता है रेक्टम। ठीक है, तो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग की अगर बात करें तो होता है कोलोन, है ना। और ये सबसे चौड़ा भाग है। आहार नल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? कोलोन है। ठीक है, यानी हम लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोलोन, यानी कि सी नंबर, है ना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 की तरफ। ठीक है, आमाशय के अंतिम भाग का नाम क्या है? देखो, आमाशय जो शुरू होता है पाइलोरिक, बीच का होता है फुंडिक और लास्ट का होता है कॉर्डियक, यानी कि अंतिम भाग कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बी राइट आंसर, यानी कि बी को हम लोग इस तरह से कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। तो सर देखते हैं, आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। जो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं चल रहा होगा, आप चैप्टर को फिर से रिपीट कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। आपको ये सारे प्रश्न आएंगे, है ना, क्योंकि ये सिलेबस से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाशय के अंतिम भाग में भोजन गाढ़े लेई जैसा हो जाता है, यह क्या कहलाता है? ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं का काम क्या है। एक्सेल का 2-3 मेन काम है। पहला काम क्या है कि अगर भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आए तो उसको मारने का काम पहला करेगा। दूसरा कि जो क्षारीय पदार्थ है, भोजन जो क्षारीय भोजन है आता है, उसको अम्लीय में परिवर्तित करेगा, अम्लीय मतलब करेगा। ठीक है, तीसरा चीज कि जो निष्क्रिय पेप्सिलोजन है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देगा। ठीक है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर 24 की तरफ। हो रहा है कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत को जोड़ने का काम कौन करता है? छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का काम जो है आपका करेगा कौन? तो इसके अंदर देखेंगे, जैसे देखो इसमें क्या होता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के स्थान पर एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सिक्कम। क्या बोलते हैं? सिक्कम। और उसी के जस्ट बगल में होता है अपेंडिक्स, जो कि क्या अवशोषी अंग है ना। ये बड़ी आंत का दूसरा नाम होता है कोलोन। ठीक है, मलाशय इसका लास्ट पार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी छोटी और बड़ी आंत को जोड़ने का काम कौन करेगा? सिक्कम करेगा। यानी कि अगर हम बात करें इसकी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन? ए नंबर। ठीक है, यानी कि सिक्कम। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का प्रश्न नेक्स्ट है कौन सा? यानी कि 25 नंबर। चलो देखो, बड़ी आंत का सबसे बड़ी भाग का नाम क्या है? चलिए बताते हैं। तो बड़ी आंत को बताए 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कोलोन, दूसरा होता है मलाशय और लास्ट में होता है रेक्टम। ठीक है, तो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग की अगर बात करें तो होता है कोलोन, है ना। और ये सबसे चौड़ा भाग है। आहार नल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? कोलोन है। ठीक है, यानी हम लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोलोन, यानी कि सी नंबर, है ना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 की तरफ। ठीक है, आमाशय के अंतिम भाग का नाम क्या है? देखो, आमाशय जो शुरू होता है पाइलोरिक, बीच का होता है फुंडिक और लास्ट का होता है कॉर्डियक, यानी कि अंतिम भाग कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बी राइट आंसर, यानी कि बी को हम लोग इस तरह से कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। तो सर देखते हैं, आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। जो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं चल रहा होगा, आप चैप्टर को फिर से रिपीट कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। आपको ये सारे प्रश्न आएंगे, है ना, क्योंकि ये सिलेबस से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमाशय के अंतिम भाग में भोजन गाढ़े लेई जैसा हो जाता है, यह क्या कहलाता है? ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं, बोल रहे हैं कि अमाशय के अंतिम भाग में भोजन गाढ़े लेई जैसे हो जाते हैं, क्या कहलाता है? आपको पता होगा।
ऐसे ये जो ये इसको बोलेंगे हम लोग काइमा, ठीक है ना, यानी काइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, तो 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 बोलता है, क्या बोलते हैं कि पीत की प्रकृति कैसी होती है। तो पीत का जो प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है ना। इसका जो पीएच मान की अगर बात करें तो 10 के आसपास होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन, क्षारीय, यानी कि ए नंबर आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर बात करें तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। वसा का पैसिकरण कौन करता है। तो वसा का जो पैसिकरण करता है वह लाइपेज के द्वारा होता है। पैसिकरण होता क्या है, तो वसा को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना, उसको बोलते हैं पैसिकरण। ठीक है, आगे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं हम लोग 30 की तरफ। 30 नंबर प्रश्न बोलता है हमें कि भोजन में न्यूक्लिक अम्ल का पाचन न्यूक्लियोटाइड में कौन करता है। तो भोजन में न्यूक्लिक अम्ल का पाचन न्यूक्लियोटाइड के रूप में कौन करेगा, करेगा न्यूक्लियस, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर बढ़ेंगे हम लोग 31 की तरफ। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न बोलता है कौन CO2 को अवशोषित कर लेता है। तो CO2 को अवशोषित करने की अगर बात करें तो वह करता है KOH। ठीक है, यानी कि जब आप लोग पढ़े होंगे कि CO2 का परीक्षण पढ़े होंगे इसमें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्यों आवश्यक है, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि उसको सोखने के लिए वहां पे प्रयोग किया जाता है KOH का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 32 की तरफ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 32 बोलता है हम लोगों से, क्या बोलते हैं कि अमीबा में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो अमीबा के अंदर पोषण की अगर बात करें तो पोषण की जो विधि पाई जाती है वो कौन सा विधि होता है, वो होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण उसको बोलते हैं जो ठोस और द्रव के रूप में भोजन को सीधे निगलते हैं। ठीक है, ये प्राणी संपोषण कौन सा हो जाएगा, यानी कि अमीबा के अंदर, प्राणिसम के अंदर भी मानव भी कौन से करेगा, प्राणी संपोषण के द्वारा ही करेगा। ठीक है, यानी प्राणी के समान पोषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न बोलता है क्या, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है, आपको पता होगा 6 दूनी 12 6, यानी कि कौन सा, डी नंबर, यानी कि डी नंबर प्रश्न आप डी नंबर आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H12O6। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा, 34 नंबर। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न क्या बोलता है सर कि ग्रास नली में होने वाले कंपन को क्या बोलते हैं। ग्रास नली में जो कंपन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रमानुकुंचन, यानी कि कौन सा क्रमानुकुंचन, यानी कि बी नंबर आंसर। जब वो सिकुड़ता है उसको बोलते हैं संकुचन, जब फैलता है उसको बोलते हैं शीतलन, और संकुचन और शीतलन को मिलाकर बोलते हैं क्रमानुकुंचन, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग प्रश्न नंबर कौन सा, 35 की तरफ। बोल रहा है कि हमारा शरीर पीएच कितने परास तक कार्य करता है। हमारा शरीर जो पीएच कार्य बोले तो वह 7.0 से जो है करेगा कितना तक, 7.0 से 7.8 तक, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, प्रश्न हो जाएगा 36, यानी कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। ठीक है, तो मुख गुहा का पीएच मान कितना से कम होने पर दांत क्षरण होने लगता है। तो ये हम बात करें तो मुख गुहा का यदि पीएच मान की अगर बात करें 5.5 से घटकर कम हो जाए तो हमें दांत छड़ने लगेगा, दांत पर छिद्र हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से हम लोग देखेंगे कि मुख गुहा के अंदर की अगर बात करें हम तो उसमें होगा मुख गुहा के अंदर अगर कोई भी चीज जैसे कि, एक मिनट, एक सेकंड, कहाँ चला गया, एक मिनट, है ना, गुहा के अंदर यदि हमारा पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो क्या होगा, दांत ऑटोमेटिक ज्यादा एसिडिक होने की वजह से दांत का क्षरण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा, है ना, और आपको यदि जो है ये वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हम समझे कि आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं। ठीक है, दोस्तों से बताइए कि इस पर लगातार इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे, हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे आप सभी को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।